नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जब हम 26 जनवरी की बात करते हैं तो हमारे जहन में दिल्ली का कर्तव्य पथ, तिरंगा और संविधान की भव्यता आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणतंत्र भारत की इस पूरी इमारत की पहली ईंट बिहार की इस पावन धरती ने रखी थी, जिसे हम सीवान कहते हैं। जी हाँ, आज जब लोग सीवान का नाम सुनते हैं तो शायद उनके दिमाग में बाहुबल, राजनीति या ओसामा साहब के सीवान की चर्चा आती होगी। लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटिए तो आपको पता चलेगा इसी सीवान की कोख से भारत का वो रत्न पैदा हुआ था जिसने आज़ाद भारत की पहली शपथ ली थी। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम बात करेंगे सीवान की लाल, सादगी की मिसाल और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। हम आपको लेकर चलेंगे 26 जनवरी 1950 की उस सुबह जहां सीवान का एक बेटा पूरी दुनिया के सामने भारत का प्रथम नागरिक बना था। इस कहानी की शुरुआत होती है 3 दिसंबर 1884 को। उस समय के सारण जिले और आज के सीवान के छोटे से गांव जीरादेई में महादेव सहाय और कमलेश्वरी देवी के घर एक बालक का जन्म हुआ। आज का सीवान भले ही विकास की बाट जोरा हो, लेकिन उस वक्त के सीवान ने देश को एक ऐसा विद्वान दिया जिसे एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर कहा गया। राजेंद्र बाबू की वेशभूषा इतनी सरल थी कि उन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वो इतने प्रतिभा संपन्न हैं। महज 12 साल की उम्र में राजवंशी देवी से विवाह करने वाले राजेंद्र बाबू देखने में एक सामान्य किसान लगते थे, लेकिन उनकी सोच हिमालय जैसे ऊंची थी। सीवान की उस माटी की खुशबू उनके व्यक्तित्व में ताउम्र रची बसी रही। सीवान की गलियों में आज भी एक किस्सा बड़े गर्व से सुनाया जाता है। राजेंद्र बाबू बचपन से इतने मेधावी थे कि उनकी प्रतिभा के आगे बड़े बड़े विद्वान पानी भरते थे। कलकत्ता यूनिवर्सिटी की परीक्षा के दौरान उन्होंने एक ऐसा कारनामा किया जो इतिहास बन गया। उन्होंने परीक्षा में पूछे गए सभी सवालों के जवाब दे दिए और उत्तर पुस्तिका पर लिख दिया, एग्जामिनी इज बेटर देन द एग्जामिनर, यानी परीक्षार्थी परीक्षक से बेहतर है। जब कॉपी जांचने वाले प्रोफेसर ने उनके जवाब देखे तो वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने राजेंद्र बाबू को पूरे अंक दे दिए और उनकी मेधा का लोहा माना। ये सीवान की उस मिट्टी की ताकत थी जहाँ अभावों में भी ऐसे हीरे पैदा होते थे। आज जब हम सीवान के युवाओं की बात करते हैं तो राजेंद्र बाबू का ये किस्सा उन्हें याद दिलाता है कि कलम की ताकत से बड़ा कोई बाहुबल नहीं होता। राजेंद्र बाबू का जीवन तब बदला जब वे महात्मा गांधी के संपर्क में आए। चंपारण सत्याग्रह से लेकर असहयोग आंदोलन तक सीवान का ये लाल गांधी जी की परछाई बन गया। साल 1930 का नमक सत्याग्रह हो या 1934 का विनाशकारी बिहार भूकंप, राजेंद्र प्रसाद ने साबित कर दिया कि सीवान की धरती सिर्फ संघर्ष करने का नहीं बल्कि सेवा करना भी जानती है। जब वे जेल में थे और बिहार कांप रहा था, तब रिहाई के महज 2 दिन बाद ही वे राहत कार्यों में जुट गए। सीवान की इस सपूत की सादगी और कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए 1939 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया और बाद में संविधान सभा की कमान सौंपी गई। सादगी का ऐसा उदाहरण आज की राजनीति में मिलना नामुमकिन है। जब राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति बने तो उनका वेतन 10,000 प्रति माह था, लेकिन उन्होंने कहा कि गरीब देश के राष्ट्रपति के लिए ये रकम बहुत ज्यादा है। उन्होंने अपनी सैलरी में से केवल 5,000 लेना शुरू किया। जैसे जैसे देश की स्थिति बदली, उन्होंने अपना वेतन और कम कर दिया और अंत में वे केवल 2500 प्रतिमाह लेते थे। यहाँ तक कि उनके पास पहनने के लिए जो कपड़े होते थे वे अक्सर उनकी पत्नी राजवंशी देवी खुद चरखे पर काट कर बनाती थी। राष्ट्रपति भवन में रहने के बावजूद वे खुद को सीवान का वही साधारण किसान मानते थे। आज के दौर में जहाँ लग्जरी कारों और काफिलों की चर्चा होती है, वहाँ राजेंद्र बाबू का ये त्याग हमें बताता है कि सीवान का संस्कार कभी झुकता नहीं। अब बात करते हैं उस तारीखी दिन की जिसने सीवान के नाम को अमर कर दिया। 26 जनवरी 1950 की सुबह, घड़ी में वक्त था 10:18। भारत आधिकारिक रूप से गणतंत्र बना और ठीक 6 मिनट बाद यानी 10:24 पर सीवान के लाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। उन्हें तत्कालीन चीफ जस्टिस हीरालाल कन्या ने हिंदी में शपथ दिलाई। उस समय राष्ट्रपति भवन के दरबार में हॉल में गूंजती राजेंद्र बाबू की आवाज ने यह पैगाम दिया था कि अब भारत किसी विदेशी ताज का मोहताज नहीं। उन्होंने कहा था कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये विशाल देश अब एक संविधान के छत्र के नीचे है। सीवान के लिए इससे बड़ा गौरव का पल और क्या ही हो सकता था। देश का पहला भारत रत्न राष्ट्रपति उनकी ही माटी का बेटा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 12 सालों तक राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया, लेकिन पद छोड़ने के बाद वे किसी ऐशो आराम के बंगले में नहीं गए। वो लौटे अपनी बिहार की उसी सादगी की ओर। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने पटना के सदाकत आश्रम में अपना समय बिताया। 1962 में उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। 28 फरवरी 1963 को जब उन्होंने अंतिम सांस ली तो देश ने एक ऐसा नेता खो दिया जिसने सीवान के जीरादेई से लेकर दिल्ली के रायसीना हिल्स तक का सफर अपनी सादगी और विद्वता के दम पर तय किया था।
लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि जिस जीरादेई ने देश को पहला राष्ट्रपति दिया, आज वो गांव और वो सीवान विकास की राह देख रहा है। राजेंद्र बाबू का पैतृक आवास आज एक स्मारक तो है, लेकिन सीवान के बुनियादी ढांचे में वो बदलाव नहीं दिखते जिसकी उम्मीद देश रत्न के जिले से की जाती है। आज जब हम सीवान को ओसामा या राजनीति के दूसरे चश्मे से देखते हैं तो हमें उस महान विरासत की याद आती है जो कहीं धुंधली हो गई है। राजेंद्र बाबू ने कैसे भारत का सपना देखा था जहाँ शिक्षा और न्याय गांव गांव तक पहुंचे। आज की पीढ़ी का ये फर्ज है कि वे सीवान को बाहुबल और अपराध की छवि से बाहर निकालकर फिर से ज्ञान और सादगी का केंद्र बनाएं। तभी हम सच्चे मायनों में 26 जनवरी का जश्न मना पाएंगे। आज जब हम सीवान की बात करते हैं तो हमें राजेंद्र बाबू के आदर्शों को याद करने की जरूरत है। सीवान की पहचान सिर्फ बाहुबल या आधुनिक राजनीति से नहीं, बल्कि उस सादगी और विद्वता से होनी चाहिए जो राजेंद्र बाबू की विरासत है। 26 जनवरी का ये दिन हमें याद दिलाता है कि भारत का संविधान और हमारा गणतंत्र सीवान की उसी लाल की देखरेख में परवान चढ़ा था। आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कौन सा किस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? क्या आज का सीवान राजेंद्र बाबू के सपनों का सीवान बन गया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर शुभकामनाएं। सीवान की इस गौरव गाथा को हर बिहारी तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें और YBN न्यूज को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय बिहार।